नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर 14 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं और यहां पर जो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज है वो 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं। 24 घंटे के लिए ये ऑफर है जिसमें से 360 रुपये में एक साल के लिए आपको ईयरली पास मिलेगा, जिसमें 580 एग्जाम कवर करवाए जाएंगे और इस पास में 46,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें लगभग सभी भर्तियां कवर की गई हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां हों, रेलवे की हों, बैंक की हों। लेकिन कोड याद रखिएगा, TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तभी आपको ये छूट 10% देखने को मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की। लिखा एडेड विद्यालयों को मिले 69 प्रधानाचार्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के तहत कानपुर मंडल का रिजल्ट जारी कर दिया। काफी दिनों बाद चयन बोर्ड से कोई नोटिस जारी हुई है। हालांकि उसमें उन पदों का रिजल्ट नहीं है जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अभ्यर्थियों को 9 साल से रिजल्ट का इंतजार था। शुरुआत कानपुर मंडल से हो गई है, ऐसे में अन्य मंडलों का रिजल्ट भी शीघ्र जारी होने की उम्मीद है। कानपुर मंडल में प्रधानाचार्य के 75 पद थे, जिनमें से 69 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। इंटर बालक वर्ग में 32 पदों के मुकाबले 28 और इस तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कहां से कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। कई दिनों से ये भर्ती आगे नहीं बढ़ रही थी, विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाने की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा तेजी आई थी। वहीं पर टीजीटी और पीजीटी के बारे में मैं बता दूं कि कल भी मैंने इसके बारे में 2 वीडियो बनाए थे और फिर विद्यार्थियों का कहना था कि सर पहले आप कह रहे थे कि इसकी जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की ये मई और जून में होगी या जून या जुलाई में होगी और अब ये कैसे जनवरी या फरवरी के महीने में हो सकती है। तो कल मैंने जो दोनों वीडियो बनाए थे उनमें मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि चयन बोर्ड की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं कि जनवरी में परीक्षा करा ली जाए, जबकि शिक्षा विभाग में लगातार बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से इसकी ये जो भर्ती प्रक्रिया टीजीटी पीजीटी की ये प्रभावित हो रही है और ये प्रभावित होगी। और अगर जल्दी सदस्य नहीं आए तो कंफर्म है कि ये जो भर्ती है वो नए चेयरमैन के द्वारा ही कंप्लीट करवाई जाएगी और बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही होगी। 1 महीने रुक जाइए, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो सदस्य हैं चयन बोर्ड के वो नहीं आते हैं तो ये तय है कि ये जो परीक्षा है वो जनवरी और फरवरी के महीने में फिर नहीं हो पाएगी और फिर ये जो परीक्षा है वो जून या जुलाई के महीने में ही कंप्लीट होगी। अगली जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग की है। ACFRFO भर्ती का जो साक्षात्कार वो 18 तारीख को है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि इन छात्रों का जो साक्षात्कार है वो 18 नवंबर को 2 पालियों में सुबह 10 एवं अपराह्न 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के तहत ACF और ACF के 1 और RFO के 15 पदों पर भर्ती होनी है और ये जो पूरा शेड्यूल है वो नोटिस के द्वारा जारी कर दिया गया। जिस तरीके से कल खंड शिक्षा अधिकारी में अभिलेख प्रस्तुत एक विद्यार्थी नहीं कर पाया था तो उसका चयन निरस्त किया गया था, उसी तरीके से एक और जो छात्र है डाइट प्रवक्ता का ये लिखा हुआ है कि अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी निरस्त और दूसरे का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण डाइट प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर चयनित संजय शर्मा का अभ्यर्थी निरस्त कर दिया है। आयोग की उप सचिव विनीता सिंह के अनुसार समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठता क्रम में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का नाम नियुक्ति के लिए संस्तुत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रहती है तो कुछ समय दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब वो समय व्यतीत हो जाता है 3 महीने 6 महीने जो भी है और फिर उसके बाद में कोई मौका नहीं दिया जाता है और जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाता है। अगली जो सूचना है वो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में जो सचिव हैं उनका बयान है, यहाँ पर देख सकते हैं अवनीश सक्सेना का, और इन्होंने कहा कि आयोग में लंबित परिणामों पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों से बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी इस समय केवल परिणाम पर काम कर रहा है। अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा लिखा हुआ है लेकिन ये लोअर की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है।
अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा भर्ती का परिणाम प्राथमिकता से जारी किया जाएगा, शेष परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। तो लोअर के जो परिणाम में इसमें यूपी ट्रिपल एस सी व्यस्त है। अन्य भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 नवंबर के बाद लंबित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा और इससे अभ्यर्थियों को नए साल में तैनाती का तोहफा मिल सकता है। इनमें अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा के 672 यानी कि जो लोअर की वैकेंसी आई थी का परिणाम सबसे पहले, सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले करीब 3 वर्ष से लंबित अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा के 672 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी होगा। इस परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों ने बीते दिनों आयोग दफ्तर पर धरना भी दिया था और इसके बाद आयोग में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और आपूर्ति निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग में कर्मचारियों की कमी है, ये बात तो हो रही है। ये यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले आपका जो परिणाम जारी होगा वो लोअर का और उसके बाद में यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर का परिणाम जारी होगा। आयोग में कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर इन पदों को जल्द भरने की तैयारी है। साथ ही दिसंबर में पीईटी 2022 का परिणाम जारी करने की भी तैयारी है। दिसंबर लास्ट में आपका जो पीईटी जो परिणाम है वो भी जारी हो सकता है। लेखपाल भर्ती का परिणाम भी दिसंबर और जनवरी में आने की उम्मीद है। तो ये 3 परिणामों के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसमें 3 परिणामों पर काम हो रहा है। सबसे मेन है तो एक तो है आपका लोअर, दूसरा है आपका पीईटी और तीसरा है आपका लेखपाल। तो ये 3 परिणामों पर काम हो रहा है और यहाँ पर इन्हीं भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग में रोड रोलर चालक मानचित्रक भर्ती का परिणाम भी जारी हो सकता है। यहाँ पर भी काम हो रहा है। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक, जिसकी अभी कल आंसर की आई थी परसों, रिवाइज आंसर की 27 पद। अवर अभियंता, संगणक, फोरमैन सहित सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी 2019 का परिणाम दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। तो इसके बारे में मैंने कल विस्तृत वीडियो बनाया था और इसमें इन्होंने लगभग सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी है। आयुष भर्ती घोटाले को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं रोज ही आ रही हैं। घोटाला लिखा है, आयुष काउंसलिंग सेंटर पहुंची है एसटीएफ, 2 कमरे सील किए गए हैं। आयुष के निलंबित छात्रों का निरस्त हो जाएगा दाखिला। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और कहा है कि पर्दा उठने पर न जाने कितने ही घोटाले सामने आएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देख सकते हैं कि नौजवानों को रोजी देना तो दूर, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी और निजी आयुष कॉलेजों में दाखिले को लेकर के गड़बड़झाला चलता और भाजपा सरकार अनजान बनी रही। तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में घोटाले हुए आयुष विभाग में और इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं। अंतिम सूचना एसएससी की है। लिखा 44.57 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। लिखा है कि एसएससी की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल में सब इंस्पेक्टर की 3 दिनी ऑनलाइन परीक्षा को शुक्रवार को समापन हो गया। इस परीक्षा में 44.57% अभ्यर्थी शामिल हुए। झारखंड में 77% आरक्षण का जो विधेयक पारित किया गया, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं कि लिखा है कि 60% आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, अब 77% कर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि किस किस वर्ग को कितना बढ़ाया गया है। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है यहाँ पर ओबीसी को हुआ है। ओबीसी को जो आरक्षण वो 14 से बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। अन्य जो कैटेगरी उनका भी बढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पर सबके बारे में देखिए लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों को 12%, एससी समुदाय के स्थानीय लोगों को, अनुसूचित जनजाति को, एसटी को 28%, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 12% और ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों को 10% आरक्षण दिया गया है। वजीफा के बारे में अभी अपडेट है। 15 तक अग्रसारित करें आवेदन। पिछड़ा वर्ग के जिन छात्राओं ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, उनके फॉर्म अग्रसारित करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इंद्रसेन सरोज का कहना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदनों को संस्थान आखिरी तारीख तक जरूर कर दें, इसके बाद में स्वीकार नहीं किया जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।